Okay, guys, I need your full attention. Let's do another question. अब इसके अंदर हमारे पास पहला सवाल है जिसमें लिखा हुआ है a fuse is one form of protection in an electrical circuit. Okay, हमें कहा है कि भाई हमारे पास एक फ्यूज है. This is one form of protection in an electrical circuit. State two other forms of protection that are included in household electrical circuits. These may protect the consumer, the circuit or an electrical appliance. क्या protection और दो हो सकती हैं? Exactly, हमारे पास earth is one example of a protection that we can employ. यानी earth wire, exactly earth wire भी हो गया और double insulation भी हो गई. और कोई? Circuit breaker भी हो सकता है. Is that clear? So third में मेरे पास है circuit breaker. But circuit breaker just works like a fuse. Be careful, okay? Circuit breaker हो गया. ठीक है? I think that is more than enough. अच्छा, फिर मेरे पास है एक circuit इधर show कर रहा है. Figure shows a fuse box. अच्छा, ये कह रहा है figure shows a fuse box connected to a part of a lighting circuit in a house. Okay, हमारे पास एक lighting circuit है, उसमें ये fuse box हमारे पास एक बना हुआ है. You can clearly see that this is the fuse box. I hope you can see this. Okay, so this is the fuse box. अब उसने मुझे बोला है state how figure 8.1 shows that wire Y, wire W is the live wire. Now how are we going to verify this claim? अब सबसे पहली चीज़ है, मेरा आप लोगों से सवाल है, स्विच कौन सी वायर पे हमेशा प्लेस होता है? लाइव वायर पे प्लेस होता है. और फ्यूज लाइव वायर पे प्लेस होता है. अब मुझे एक बात बताओ, जाहिर सी बात है अगर इसने 3 फ्यूज लगाए हैं तो इसने जाहिर सी बात है इसने लाइव वायर पे ही लगाए होंगे. इज दैट क्लियर? द फ्यूजेस मस्ट हैव बीन प्लेस्ड ऑन द लाइव वायर. सही है. सो इसका मतलब है मैं इधर एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, fuses are always placed on the live wire. ठीक है, सही है. तो ये लाइव वायर ही होगी. मैं आपको दिखा भी सकता हूं. सपोज करो दिस इज दी वायर, ये भी मेरे पास लाइव वायर से जा रही है. लाइव वायर हो गई ये दूसरी एक लाइव वायर जा रही है हमारे पास. And this is all originating from the live wire. You can clearly see that this is the circuit. ये हमारे पास 3 फ्यूज लगे हुए थे and immediately हमारे पास यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक ये लाइव वायर चल रही है. Can you see that? और मेरे पास न्यूट्रल वायर भी नज़र आ रही है. This is the neutral wire. ये जा रही है न्यूट्रल वायर. मैंने इसको ब्लू कलर से दिखाया हुआ है. Can you see that? Is that clear? अब मुझे ये बोला है on figure 8.1 mark with a letter S the correct position for a switch that controls both lamps. अब एक स्विच हमें प्लेस करना है जिससे मैं इन दोनों लैंप्स को एक साथ ऑन एंड ऑफ कर सकूं. कहां पे प्लेस करूंगा स्विच S? What is the ideal location for that switch so that I can control both the lamps over here? पहली बात तो यह है कि लाइव पे प्लेस करेंगे. एक तो ये कंफर्म बात है. और दूसरी बात ये है कि ऐसी जगह पे मैं प्लेस करूं कि दोनों एक साथ ऑन ऑफ हो जाए. सो आई थिंक द बेस्ट लोकेशन फॉर द स्विच इज दिस पोजीशन. इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे इसने मुझे बोला था कि लेबल भी करो, तो मैंने लेबल भी कर दिया. दिस इज द प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू प्लेस द स्विच. अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो ये दोनों लाइट्स ऑन हो जाएंगी मेरे पास. इज दैट क्लियर? और अगर मैं इसको मैं ऑफ करूंगा तो दोनों ही लाइट्स मेरे पास ऑफ भी हो जाएंगी. इज दैट क्लियर? सही है, कोई मसला नहीं. ये भी हो गया. अब ये मुझे बोल रहा है द रेटिंग ऑफ द फ्यूज इन द लाइटिंग सर्किट इज 5 एम्पियर्स. एक्सप्लेन व्हाट दिस मींस. जरा सवाल को पढ़ो. ये कहता है द रेटिंग ऑफ द फ्यूज इन द लाइटिंग सर्किट इज 5 एम्पियर. ओके, यानी ये वाला जो हमारे पास फ्यूज है ये 5 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है इधर. ओनली दिस फ्यूज इज 5 एम्पियर्स. नाउ व्हाट डज दिस मीन्स? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? यस, एनीवन? बेटे कोई बताए, कोई एक्सप्लेन करेगा? यस, यू आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट डज 5 एम्पियर एक्चुअली मीन्स?
एनीवन, कोई मुझे पता है 5 एम्पेयर का अगर फ्यूज है तो उसका क्या मतलब होगा? यस, शी इज राइट, शी इज एब्सोल्युटली राइट। मैं इधर एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, रीचिंग और एक्सीडिंग 5 एम्पियर्स विल सिंपली ब्लो अप द फ्यूज एंड डिस्कनेक्ट द लाइव वायर। इज दैट क्लियर? यही स्टेटमेंट मैं इधर भी लिख रहा हूं, लिख लेते हैं इसको। रीचिंग और एक्सीडिंग 5 amperes will blow up the fuse and disconnect the live wire. अब मेरी एक बात सुनो, आई वुड वॉन्ट यू कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसको मॉडिफाई करके आप पेपर में हमेशा यूज कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट को रट्टा लगा लो और लिख भी लो, ये की पॉइंट में लिख लो, की पॉइंट में आप जल्दी से लिखो, राइट इट डाउन। ओके गाइज, आई नीड योर अटेंशन, हियर इज अनदर क्वेश्चन, लुक एट दिस डायग्राम। हमारे पास ये कहता है, स्टूडेंट सेट्स अप द सर्किट शोन इन फिगर 10.1 इन अ लैब एट रूम टेम्परेचर। ओके, इसने रूम टेम्परेचर पे ये पूरा सर्किट एस्टैब्लिश किया। लुक एट दिस सर्किट ओवर हियर, वी हैपन टू हैव, हमारे पास एक 12 वोल्ट की इधर एक बैटरी लगी हुई है, एक एमीटर लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, और मेरे पास एक फिक्स्ड रेसिस्टर लगा हुआ है और एक थर्मिस्टर लगा हुआ है। थर्मिस्टर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पिछली क्लास में किया था कि थर्मिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट रिएक्ट्स टू टेम्परेचर। इसकी रेसिस्टेंस जो है, इट वेरीज विद द टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर राइजेस, इट्स रेसिस्टेंस डिक्रीजेस। If the temperature falls, its resistance increases. Is that clear? और मेरे पास ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में सीरीज में लगे हुए हैं या पैरेलल में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। सिमिलरली ये दोनों आपस में मिलकर इसके साथ किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। अब इसके अंदर एक स्पेशल कंपोनेंट भी हमारे पास लगा हुआ है, एक डिवाइस लगी हुई है, दैट इज अ मेजरिंग डिवाइस नोन एज द ऑसिलोस्कोप। वील डिस्कस एन ऑसिलोस्कोप लेटर, अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस फिलहाल इतना समझ लो कि इधर राइट नाउ इस ऑसिलोस्कोप का जो मेजर काम होगा वो वोल्टेज मेजर करना होगा। इज दैट क्लियर? दैट ऑसिलोस्कोप विल बी सर्विंग एज अ वोल्टेज मीटर। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? खैर, nevertheless, let's move on to this question. ये मुझे कह रहा है the electromotive force EMF of the battery is 12 volts. Okay, the switch is closed. इसने स्विच को जो है, एक मिनट ये मिटा देते हैं इधर से, इसने स्विच को क्लोज किया। क्लोज का मतलब क्या होता है? ऑन या ऑफ? ऑन होता है। ऑन किया इसने। The connecting wires in the circuit are made from copper covered by insulating plastic. यानी ये coated wires थी। State the name of the particles that flow in the copper and state the direction in which they are flowing at point Y in the circuit. मुझे पहले ये बताओ कि इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स फ्लो कर रहे होंगे। इधर हमारे पास ये जो वायर है, लेट दिस बी द कॉपर वायर, ये हमारे पास कॉपर वायर इधर चल रही है। इस कॉपर वायर के अंदर कौन से पार्टिकल्स फ्लो कर रहे होंगे? हैं? इलेक्ट्रिसिटी। Electrons are the particles flowing in a metal. भाई मेटल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री होते हैं, मोबाइल होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास पहली चीज तो इसके अंदर क्लियर कट ये आएगी कि भाई स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल्स। हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, हमें इतना पता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड पे फ्लो करता है। यानी करंट यूं जा रहा होगा, यूं जाएगा, फिर इधर से यूं पास होते हुए जा रहा होगा, फिर इधर दो हिस्सों में स्प्लिट होगा, इवेंचुअली इट मर्जेस एट दिस पॉइंट, फिर ये जाते जाते इस एमीटर में से होते हुए इधर जाएगा। अग्रीड? अगर करंट का ये डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या डायरेक्शन होता है? एग्जैक्टली हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रॉन फ्लो इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द करंट फ्लो। लिख लो ये स्टेटमेंट, लिखो, राइट इट डाउन। इलेक्ट्रॉन फ्लो
is always opposite to the current flow. ये आप लोग कॉपी कर लो, सही है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन फ्लो इज ऑलवेज from negative terminal to the positive terminal. Is that clear? याद करो कि करंट फ्लो हमेशा उल्टा चलता है इलेक्ट्रॉन फ्लो के साथ। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर मुझे बात बताओ, इस सर्किट के अंदर मेरे पास करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? इधर y के हिसाब से करंट कैसे जा रहा होगा? एग्जैक्टली हमारे पास इधर जो करंट होगा वो यूं करके इधर जाएगा और इधर से मेरे पास नीचे की तरफ जा रहा होगा। अग्रीड? इज दैट क्लियर? और जब पार्टिकल्स हैं वो कौन से? इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो लेट मी जस्ट आइडेंटिफाई दिस थिंग। इलेक्ट्रॉन्स flowing down at y. सही है? बल्कि मैं अगर एम्बिगस आंसर लग रहा है तो मैं ये भी लिखता हूं नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इज दैट क्लियर? मैंने अपने आप को हर लिहाज से सिक्योर किया है कि एग्जामिनर मेरा एक नंबर भी नहीं काट सके। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये है, इधर देखो, क्वेश्चन है एट रूम टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट Z इज 6 ohms। ओके, इसने मुझे कहा है कि रूम टेम्परेचर पे इस थर्मिस्टर की रेसिस्टेंस है 6.0 ohms। ये गिवन है हमारे पास। गाइस व्हाट हैपेंड? अब जरा इधर देखो, स्टेट द नेम ऑफ द कंपोनेंट Z। ये क्या है? कौन सा कंपोनेंट है ये? कौन सा? थर्मिस्टर। एग्जैक्टली। सो दिस इज द थर्मिस्टर। हो गया? फिर मुझे बोलता है कि कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। अब होल सर्किट के लिए आई विल बी फोकसिंग माई अटेंशन ऑन दिस डायग्राम ओनली। अगर मुझे इसके पूरे सर्किट की रेसिस्टेंस निकालनी है तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? RT शुड बी इक्वल टू 1.3 ओम प्लस ब्रैकेट्स के अंदर 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 1.5, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, फिर ब्रैकेट को क्लोज और एग्जैक्टली इसके ऊपर -1 भी आएगा। इज दैट क्लियर? ये सीरीज में है और ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल की एडिशन यहां पे हुई हुई है। इज दैट क्लियर? लेकिन डू नॉट फॉरगेट दिस -1, द पावर -1। फाइंड दिस वैल्यू। ये कितनी आ रही है? 2.5। सो ओके, 2.5 ohms। इज दैट क्लियर? तो इसको हम लोग इधर से कॉपी कर लेते हैं और दोबारा जाके उस जगह पे पेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज वी नीड टू शो दिस वर्किंग। So I'm just going to be pasting this over here. So ये यहाँ पर हो गया। Is that clear? So the resistance is actually 2.5 ohm. Clear? हो गया? Next statement हमारे पास ये है, calculate the current measured by the ammeter. Your target is to measure, to calculate this current. इसका करंट निकालना है, इस एमीटर का करंट निकालना है। तो भाई टोटल रेसिस्टेंस आ चुकी है, टोटल वोल्टेज भी है, टोटल करंट भी इसमें से ही पास होगा, निकाल लो। सो I total should be equal to V over the combined resistance is 2.5 ohms। तो ये निकाल लो कितना आ रहा है। ये वोल्टेज कितना था? 12 था। 12 डिवाइडेड बाय 2.5 तो कितना आ रहा है? 4.8 क्या
अरे भाई हाँ सही है, सही है, ओ माय गॉड सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, इसको मैं कॉपी करके उधर लेके जा रहा हूं, इसको ऐसे ही ले जाते हैं। ओके सही है। सो दिस इज प्रेटी मच डन। लेट्स पॉज द वीडियो, थोड़ी देर में ब्रेक ले रहा हूं। माँ यूनिट लिखना ज़रूरी है। ओ माय गॉड, आपके वाला स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया गलती से। सही है, ओके। अब इसके अंदर ये इसी का ही पार्ट है सवाल का। द करंट इन द एमीटर इज आई ए। ओके, मैं पहले ऊपर गया और इसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर रहा हूँ कि इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई ए है। ओ माय गॉड, आई एम गोइंग टू यूज अ डिफरेंट कलर। ठीक है, आई ए इसमें से जा रहा है। फिर इसने मुझे बोला है the current in the 1.5 ohm resistor is IR and the current in the component Z is IZ। ओके, इसने मुझे बोला है कि यहाँ पर मेरे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो IR है और यहाँ पे जो मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, IZ। ठीक है, एक बात ख्याल रखना, ये जो मेरे पास रेड कलर का जो एरो लगा हुआ है ये करंट का एरो नहीं है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो का एरो है। करंट हमारे पास बैक साइड से आ रहा होगा, यानी जो करंट होगा वो लिटरली यूं आ रहा होगा, हमारे पास यूं पास होगा और फिर यहाँ पर आकर क्या होगा, स्प्लिट होगा दो हिस्सों में, स्प्लिट होकर कुछ इधर से जाएगा कुछ इधर से जाएगा एंड इवेंचुअली यहाँ पे आके मर्ज होकर ये करंट हमारे पास यूं जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मुझसे ये पूछ रहा है, इस सवाल के अंदर हमसे पूछ रहा है, रीड द क्वेश्चन, write down an equation that relates IA, IR and IZ। इसका मतलब है कि मुझे इन तीनों के बीच में, इन तीनों करंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना है। What would that relationship be? क्या रिलेशनशिप होगा इधर? फॉर्मूला बनाना है ना, लिटरली एक रिलेशनशिप बनाना है। तो आमिना, आई वॉन्ट यू टू tell this very loudly to the class. What is the relationship between IA, IZ and IR? IR and IZ and with 1.3 form IA. तो आपका इनका स्टेटमेंट ये है, that statement is that IR plus IZ actually forms IA. Is that clear? This is the major relationship. जरा इधर देखो कैसे, हमें पता है कि जो करंट इधर से जा रहा होगा वो आके इधर मिलेगा, जो करंट मेरे पास यहां से आ रहा होगा वो भी आके इधर ही मिलेगा एंड इवेंचुअली दिस करंट कंबाइंस टू फॉर्म IA। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? यहां तक बात समझ में आई? अब एक छोटी सी चीज है, दिस इज एन एडिशनल पॉइंट, ऑल्दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आई स्टिल फील कि इसको अगर अभी कवर कर लोगे तो शायद अगर ए लेवल में मैं आपके साथ नहीं हुआ तो एटलीस्ट मेरी याद आएगी आपको। सही है, मैं लिख रहा हूं इधर, जरा इधर देखो, वो है किरचॉफ्स, ऑल्दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ओ लेवल्स माइंड यू, लेकिन हम लोग इसको इनडायरेक्टली बार बार रेफर कर रहे होते हैं तो फॉर्मल तरीके से भी कर लेते, क्या जाएगा, एक एक्स्ट्रा मटेरियल होगा आपके पास। किरचॉफ्स करंट लॉ, ये लिख लो अपने पास। अब अगर किरचॉफ्स करंट लॉ है तो किरचॉफ्स करंट लॉ हमारे पास क्या होता है, वो ये बोलता है करंट, टोटल करंट entering a node is equal to total current leaving that node. Node is a junction point. अब ये मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, पहले आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, बहुत काम आने वाला है। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चलेगा। लिख लिया? लिखो लिखो लिखो। इसका कहने का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, ज़रा सुन लो इसका। सपोज करो नोड का मतलब एक जंक्शन पॉइंट है, सपोज करो इसमें मेरे पास
3 वायर्स लगी हुई हैं इस तरीके से, और एक वायर ये जा रही है हमारे पास। इज़ दैट क्लियर? अब इसका कहने का मतलब है कि इधर वाला करंट इस वाले करंट के साथ एडअप होगा। अगर इसमें से करंट ए फ्लो कर रहा है, इसमें से बी फ्लो कर रहा है, तो इसमें से सी फ्लो करेगा, लेकिन इस तरीके से होगा कि ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू सी। इज़ दैट क्लियर? अब मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, इधर देखो, इस तरीके से भी मैंने लिखा था। हाउ अबाउट दिस? अगर मेरे पास इसमें से 3 एम्पियर जा रहा है, इसमें से 4 एम्पियर जा रहा है, तो हमारे पास उधर कितना करंट होगा? 7 एम्पियर करंट होगा। सही है? इज दैट क्लियर? दिस लॉ विल नेवर बी वायलेटेड। अगर तो आपके पास ये लॉ कभी भी किसी सिचुएशन में वायलेट हो रहा होगा, तो इसका मतलब है कि समथिंग यू मस्ट हैव डन समथिंग वेरी रॉन्ग इन द कैलकुलेशन। ठीक है? इज दैट क्लियर? जितना करंट इसमें एंटर होगा उतना ही बाहर भी निकलेगा इस नोड में से। भले डिफरेंट हो, डजंट मैटर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जितना आ रहा है उतना ही बाहर निकलेगा इसमें से। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम लोग कहते हैं। किरचॉफ्स एक बंदा था जिसने ये लॉ बनाया था। ठीक है, इसको बोलना मुश्किल था, तो इसलिए ओ लेवल्स में हम लोग इसको कभी रेफर नहीं करते, हम इसको कोई क्रेडिट नहीं देते, लेकिन हम इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं। मैंने सोचा कि मैं दे देता हूँ इसको क्रेडिट। ठीक है? इसका एक और लॉ भी होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वो याद है शुरू में हमने किया था कि सम ऑफ ऑल द EMF, उसमें ये था कि EMF इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द PDs। वो भी किरचॉफ्स लॉ था, उसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कभी मेंशन नहीं किया, लेकिन हमने इस्तेमाल ज़रूर किया था। इज़ दैट क्लियर? जब आप AS लेवल में आओगे, AS लेवल में फॉर्मली आप ये करोगे। ठीक है? अगर आप मेरे साथ हो गए तो मैं ही करा दूंगा ये। ठीक है? बट इट डिपेंड्स फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू बी डूइंग योर A लेवल्स। अगर आप इधर से कर रहे होगे तो यू आर गोइंग टू फाइंड मी ओवर हेयर, अगर इधर से नहीं कर रहे होगे तो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड मी हेयर। डन? एनीवेज, इधर देखो, दिस इज अनदर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू बी डूइंग नाउ। दिस रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ एवरीथिंग यू हैव डन सो फार। ये ओम्स लॉ की नॉलेज पूरी रिक्वायर करेगा। इधर शुरू करते हैं। मेजरमेंट्स आर मेड ऑफ द करंट इन अ मेटल वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस इट। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे करंट है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे V है, यानी IV ग्राफ है। ठीक है? अब सबसे पहली चीज है, इवन बिफोर वी रीड द क्वेश्चन, लेट्स एनालाइज दिस ग्राफ। इसके अंदर मेरे पास एक लाइन बन रही है विद अ कांस्टेंट ग्रेडियंट, नजर आ रहा है? इसका क्या मतलब है कि क्या ओम्स लॉ ओबे हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, लाजमी हो रहा है। ओम्स लॉ इज बीइंग ओबेड। एक रीजन तो ये है कि लाइन स्ट्रेट है, दूसरी रीजन ये है कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सही है? ओम्स लॉ इज बीइंग ओबेड। इज दैट क्लियर? क्या इस सिचुएशन में टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा? नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? ये बात याद है ना कि ओम्स लॉ तभी ओबे होगा जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। क्लियर है? अब जरा इधर आ जाओ। इसने मुझे बोला है कि स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड PD फॉर द मेटल वायर। अभी तो हमने देखा है रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप जो है बड़ा सिंपल सा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एग्जैक्टली, इज दैट क्लियर? ठीक है? नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेट हाउ द ग्राफ शोज दैट द टेम्परेचर ऑफ द वायर डज नॉट चेंज इन द एक्सपेरिमेंट। हमें ग्राफ कैसे बता रहा है कि इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा? कांस्टेंट ग्रेडियंट है, इसका मतलब है कांस्टेंट रेसिस्टेंस होगी। मैं इधर लिख रहा हूं, द ग्राफ हैज अ कांस्टेंट ग्रेडियंट so constant resistance is that clear? कांस्टेंट रेसिस्टेंस होगी तो इसका मतलब है टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे होंगे।
आइडियल सिचुएशन है। इवन फिक्स्ड रेसिस्टर जो होता है, फिक्स्ड रेसिस्टर जो हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं वो भी गर्म होते हैं, उसकी भी रेसिस्टेंस में वेरिएशन आ रही होती है। लेकिन अभी हम लोग ओ लेवल की दुनिया में जहां पर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है, यानी आइडियल सिचुएशन है हमारे पास। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, अब ये कह रहा है another wire of the same material has the same length, material same है, same length भी है as the original wire, but has only half the cross section area. आपने एरिया जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको आधा किया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को आधा किया तो इसका मतलब है आपने वायर को पतला कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, रेसिस्टेंस का रिलेशनशिप याद करो, लेंथ के साथ भी होता है, लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ कैसा था इसका रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप था। हमें पता है कि अगर वायर पतली होगी तो इसका मतलब है रेसिस्टेंस ज्यादा या कम होगी? ज्यादा होगी रेसिस्टेंस। इज दैट क्लियर? हमने क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया, अगर कम किया तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगी, वायर को मोटा करोगे तो रेसिस्टेंस कम होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब जरा इधर देखो, कंपेयर द रेसिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर एंड द ओरिजिनल वायर। अब इसने क्या किया? लेंथ सेम रखा है, मटेरियल भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को आधा किया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को आधा किया तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज्यादा तो होगी, लेकिन कितनी ज्यादा होगी? डबल हो जाएगी। एग्जैक्टली। वैसे तो इसमें आप सिंपल ये भी कह लेते कि द न्यू वायर हैज़ अ हायर रेसिस्टेंस, काम चल जाता, लेकिन थोड़ा सा प्रिसिशन मांगते हैं हम लोग। सही है? इज दैट क्लियर? अब मुझे बोलता है ड्रॉ द ग्राफ फॉर द न्यू वायर। अब मेरा आप लोगों से सवाल था, इधर दोबारा देखो, सपोज करो कि हमारे पास नई वाली वायर को हम लोग टैकल आउट कर रहे हैं। नई वाली जो वायर है, मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई थी, अगर ये इस तरफ होगा, वी की तरफ होगा, तो रेसिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी, और अगर करंट की तरफ होगा तो कम होगी। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल याद मत करो, मैंने आप लोगों को बोला था वी से। एग्जैक्टली। इज दैट क्लियर? तो वी की तरफ रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी और करंट की तरफ रेसिस्टेंस, तो इधर हमारे पास जो है रेसिस्टेंस डबल थी, तो किधर जाना चाहिए? इधर या इधर? नीचे जाना चाहिए। नीचे भी हम लोग एक अंदाजे से करेक्ट लोकेशन पे आ सकते हैं, ऐसे होना चाहिए। सही है? अब आप देख सकते हो मेरे पास ग्रेडियंट जो है वो पिछले वाले से आधा किया है, विच मेक्स सेंस। तो आधा मैंने कैसे किया है? ब्लॉक्स काउंट करके, यहां से लेकर यहां तक एक ब्लॉक पूरा बना, यहां से लेकर यहां तक एक और ब्लॉक बना। कैन यू सी दैट? ठीक है, तो ये मैंने इवन अंदाजे से भी किया तो बहुत ही प्रिसाइज वर्क हुआ। Is that clear? So this is the new wire. Oh my God, इसको लिख लेते हैं new wire. ठीक है? Higher, larger resistance या double the resistance मैं लिख देता हूं, double the resistance. Is that clear? हो गया सवाल सॉल्व? अब देखते हैं कि इसमें और क्या है। यहां तक हमने कर लिया, दिस इज डन। अब थोड़ा सा फिर से ब्रेक लेते हैं। ओके गाइस, अनदर क्वेश्चन। 3 resistors are connected to a DC power supply as shown in figure 10.2. Okay, the electromotive force of the power supply is 6 volts. You can clearly see that.
अब मुझे बोलता है कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। अब इसके अंदर आर टी कैसे निकालते थे, आर टी शुड बी इक्वल टू 24 प्लस ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 80 फिर रेस टू पावर -1। फाइंड दिस वैल्यू, मुझे अभी जल्दी बताओ कितनी आ रही है। इसमें कोई शॉर्टकट भी नहीं लग सकता सैडली। 40 ओके। सो 4040 हमारे पास ओम्स रेसिस्टेंस आ रही है। इज दैट क्लियर? दिस इज द कंबाइंड रेसिस्टेंस। इज दैट क्लियर? अब मुझे बोलता है द करंट सप्लाइड बाय द पावर सप्लाई। सो दिस इज एन इजी केस। इसके अंदर अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट के लिए तुम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट्स और टोटल रेसिस्टेंस कितनी है 40। निकालो कितना आ रहा है 6/40 0.15। कभी भी ये नहीं बोलते कि 0.15। ओके 0.15 एम्पियर यहां तक पहुंच गया। अब मुझे बोलता है द पीडी अक्रॉस द 20 ओम रेसिस्टर। अब जरा इधर देखो, नाउ दिस इज अ चैलेंजिंग पार्ट। इधर देखो, इसने मुझे बोला है कि भाई पीडी इसके अक्रॉस निकालो वोल्टेज, ये इसने कहा है। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहली चीज है, एक काम कर लेते हैं। हमारे पास करंट तो आ चुका है कि इसके अंदर पूरे सर्किट के अंदर सपोज करो करंट यहां से जा रहा है क्योंकि प्लस और माइनस तो इसने लगाया नहीं है। 0.15 एम्पियर इधर से जा रहा है। मेरी बात जरा सुनो, व्हाट हैपेंड एट द एंड। अब लिसन, 0.15 एम्पियर इसमें से फ्लो किया। क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैं इधर पहले वोल्टेज निकाल लूं। अगर मैं इधर निकाल लूं और मैं 6 में से माइनस कर दूं तो सारा वोल्टेज इस पे निकल आएगा क्योंकि इन दोनों पे तो एग्जैक्टली सेम वोल्टेज होगा क्योंकि पैरेलल में सेम होता है। सो हाउ अबाउट दिस, वी ट्राई दिस आउट। जरा इधर देखो, इसको करने के लिए पहले इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो। इधर कितना आ रहा है V इज इक्वल टू, बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ V24 ताकि याद रहे। V24 ओम पर कितना आ रहा है? सो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 0.15। निकालो ये कितना आ रहा है? हाँ 3.6 वोल्ट्स इधर आ रहे हैं। और अगर मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस V across 20 ohms should be equal to 6 volts minus 3.6 volts। कितना आ रहा है ये? 2.4 volts। अब 2.4 volts इस पर भी होंगे, 2.4 volts इस पर भी होंगे। Is that clear? This is how you do it। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.4 volts। अब ये याद रखना कि 2 मार्क है तो पूरी वर्किंग आपको शो करनी पड़ेगी। मैंने वर्किंग सारी ऊपर शो किया, आपको इधर शो करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।